Dear student, we are going to discuss characterization of Virginia Woolf, especially in To the Lighthouse, and the second assignment, study of the human relationship. So study of the human relationship, it is related to the psychology, and definitely, as I've told you, that she was inspired from two writers, Charles Darwin and Sigmund Freud. Sigmund Freud was a writer of the psychoanalysis and he has worked on human psychology. Sigmund Freud ने किस पे वर्क किया? ह्यूमन साइकोलॉजी से. तो देखें ये राइटर से इन्फ्लुएंस्ड है, इनसे इम्प्रेस्ड है और इनको इन्होंने स्टडी किया थारोली, और फिर वही चीज़ें जो आप जैसा राइटर को पढ़ते हैं आप वैसा लिखने की कोशिश करते हैं. तो शी वॉज इम्प्रेस्ड फ्रॉम दीज टू राइटर्स, और फ़िलासफ़ी जो है वो इनसे मिलती जुलती ही लगती है. वर्जीनिया वुल्फ आपके सामने, अगर आप असाइनमेंट को ओपन कर लेंगे, नहीं तो मैं इधर से स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, उधर से भी आपको दिखाई देता रहेगा, आप देख लें और मुझे ज़रा बताते रहिएगा अगर कोई पार्टिसिपेंट मिस कर दे तो उससे मैं दोबारा से ऐड कर लूँ. चलिए स्क्रीन शेयर अगर आपको अभी नज़र आ रही हो तो हाँ जी बताइएगा, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ये आपके सामने वर्जीनिया वुल्फ, यहाँ से वर्जीनिया वुल्फ जो है she was born in London January 26, 1882, influenced from two writers. One writer is Charles Darwin, who was a natural scientist. He has written many books, especially in the evolutions of human beings, especially species. He has even talked about the human evolutions. He said that all the organisms, all the animals, or whether they are animals, monkey, everything, they are the development of the same organisms. So कहता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ से, एक ही जान से कहीं से ग्रोथ उनकी हुई है. पैदा हुआ है ये 12 फरवरी 1809 में और इसकी डेथ हुई है 1882 में. नाम है चार्ल्स डार्विन. वर्क किस पे किया है? नेचुरल साइंस पे. और बुक लिखी है इसने ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज़. 1859 में इसने किताब लिखी है, नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़. उसमें वो डिस्कस करता है सारी जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी एवोल्यूशन के बारे में. और उसके बाद इसने क्या किया, इस तरह इसकी डिस्कशन हुई, चूँकि उस वक़्त लोग काफ़ी रिलीजियस थे और प्योरिटन और प्रोटेस्टेंट और इस तरह के लोग मौजूद थे, और वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं. वो कहते हैं कि जो आपने लिखा है ये बिल्कुल ये ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन. तो वो उसको साबित करता है. वो कहता है कि ये जो रिलीजन है, स्पेशली बाइबल कहती है कि दुनिया जो है 7 दिनों में बनी है, और वर्ल्ड जो है वो ओनली few thousand ईयर ही पुरानी है, यानी दुनिया कितनी है? few thousand ईयर पुरानी है. तो वो उसे साबित करता है, कहता है कि जो फॉसिल एनिमल्स के जो फॉसिल जो हैं वो जो दरियाफ्त हुए हैं वो तकरीबन 100,000 ईयर पुराने हैं. तो दुनिया ये बहुत पुरानी है. वो कहता है बड़ी ओल्ड है ये जो उसकी फॉर्मेशन है यूनिवर्स की, वो कहता है जी बहुत पुरानी है. तो इसने इसके ऊपर वर्क किया है, इससे भी ये मुतासर है. और साथ है सिगमंड फ्राइड जो है 6 मई 1856 को पैदा हुआ है, 23 सितंबर 1939 में उसकी डेथ हुई है. इसका मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार उसने देखी हुई है. ये चेकोस्लोवाकिया कोई है कंट्री, वहाँ पे पैदा हुआ है, और चेक इसकी रिपब्लिक जो है वहाँ ये पैदा हुआ है. और यस ये अभी पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ जहाँ जिनसे वो इन्फ्लुएंस्ड है. चलो कर लेंगे, डोंट वरी. तो मैं थोड़ा सा बता लूँ, काइंडली मुझे बताने दें. सिगमंड फ्राइड 6 मई 1856 को पैदा हुए हैं और 23 सितंबर 1939 को इनकी डेथ हुई है. वियना यूनिवर्सिटी है वहाँ इसने पढ़ा है, और अल्टीमेटली वहाँ प्रोफेसर और पैथोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इसने वर्क किया है. ईगो सुपर ईगो पे इसने वर्क किया है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे वर्क किया है. हमने एक वर्क पढ़ा था आपको, मॉर्निंग बीकम इलेक्ट्रा.
तो उसमें जो उसने जो वर्क लिखा हुआ है वो तकरीबन सिगमंड फ्रायड की जो डिस्कवरी है, जो इन साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसके ऊपर उसने वर्क किया हुआ है। यूजीन ओनील ने किस पे वर्क किया हुआ है, जो उसकी उससे पहले जो जिस सिगमंड फ्रायड ने उसके ऊपर वर्क किया था कि जो बेटी होती है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स होता है और इडिपस कम्प्लेक्स जो है वो बेटे के अंदर होता है। बेटा जो है वो अपनी मदर की तरफ इंक्लिनेशन उसका ज़्यादा होता है, फीमेल का जो बेटी होती है उसका फादर की तरफ। तो ये उसने इंक्लिनेशन जो है साइकोएनालिसिस किया हुआ है, ये हमने उसको देखा था। अबाउट वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ जो है was born in London January 26, 1882। 1882 में पैदा हुई है। वर्जीनिया वुल्फ फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार दोनों देखी है और ये इनसे काफ़ी इंजर्ड हुई इन फीलिंग से, जब जैसे लोगों का मरना और इंग्लैंड के ऊपर हमला और इंग्लैंड का उसमें इन्वॉल्व होना। मैंने जैसे बताया कि जर्मनी ने, स्पेशली जर्मनी का टारगेट इंग्लैंड और फ्रांस थे उसके ऊपर, और वही उस वक़्त क्या जंग का कॉज बना था जर्मनी। हिज फादर लेस्ली स्टीफन वाज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल बायोग्राफिकल एसे। चूँकि उसका फादर ही राइटर था एंड शी वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम फादर, इवन शी हैड अ कस्टडी ऑफ her father's library as well. She started studying lot of book from father's library. तो अपने बाप की लाइब्रेरी को, जैसे वो भी एक ऐसे राइटर था, बायोग्राफिकल राइटर था, ऐसे राइटर था, क्रिटिकल आथर था, तो वहाँ से भी इसे काफ़ी नॉलेज मिल गया। वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रेसेस फ्रीडम्स इन हर फैमिली लाइफ, वाज एजुकेटेड एट होम। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपकी असाइनमेंट बड़ी वेल प्रिपेयर्ड है जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। मैरिड लीनर्ड वुल्फ, लीनर्ड वुल्फ से इसने शादी की है। शी वॉज वीक, सिक एंड सफर्ड फ्राम द डिप्रेशन। राइटर जो लोग होते हैं, मैंने पहले बताया, पोएट, राइटर, क्रिटिक्स, और जो इस तरह के लोग होते हैं, नॉवलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, दे आर वेरी लीनियर, दे आर वेरी फ्रिजाइल काइंड ऑफ पीपल। तो ये बड़े नाजुक से होते हैं और ये चीज़ों से ज़्यादा जल्दी मुतासर हो जाते हैं, जल्दी टेंस हो जाते हैं। शी आल्सो मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। मैंने बताया कि ये ग्रुप था और वहाँ ये मिल के रिसर्च पे वर्क करते थे। आजकल भी अगर हमने रिसर्च करनी हो तो हम फिर क्या करते हैं, क्लब बना लेते हैं। एक हम जैसे इन्होंने बनाया हुआ ग्रुप, इस तरह ग्रुप बना लेता है। तो वो आजकल तो व्हाट्सएप पे आ गया, या हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, उस पर हम जो हमारा टॉपिक होता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है। अगर स्पेशली आप एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करें, उसमें जो आपका टॉपिक होता है उसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं, फिर कोई स्पीच करते हैं, बताते हैं, आपस अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। चाहे आप उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड हैं, पोइट्री, ड्रामा, नावल, इस तरह की, या पोइट्री से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो इसी तरह इन्होंने, क्योंकि ये लिटरेरी पीपल थे, तो इन्होंने भी अपना ग्रुप बनाया हुआ था। डाइड ऑन 18 मार्च 1941। देख लें 1941 जो है, जो आगाज़ है सेकंड वर्ल्ड वार का, वो है 1939, ठीक है, जब जर्मनी जो है उसने अपनी फोर्स बना ली और उसके बाद जर्मनी ने दीगर कंट्रीज़ पे के ऊपर हमला शुरू कर दिया। और हिटलर जो था उसमें मेन करैक्टर था, मैंने बताया कि डाइड ऑन, और ये 1939 में सबसे ज़्यादा जो है इंग्लैंड और उसमें जो फ्रांस है वो सेंट्रल थे, जो जिसको उसने हिट किया था। किसने? वो हिटलर ने। तो रिवर हाउस नेवर ल्यूइस ससेक्स इंग्लैंड, वहाँ इसने अपनी शी कमिटेड सुसाइड। और नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है कि स्टाइल ऑफ द वर्जीनिया वुल्फ। राइटर का जो स्टाइल होता है ना, वो अगर समझ आ जाए तो राइटर को समझना आसान होता है। हर राइटिंग फाइंड द मीनिंग्स ऑफ हर ओन एग्जिस्टेंस। हर वर्क एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन लाइफ। As she influenced from the writer, they are psychologists, they are the scientists, and she was a modern writer. She was the writer of the stream of consciousness. She is interested to explore the human mind. What is the psychology of the human mind? How human mind think, react, and contemplate. कैसे ह्यूमन माइंड सोचता है, कैसे कॉन्टेम्पलेट करता है। राइटर भी जो हैं वो साइकोएनालिसिस से रिलेटेड जो हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, साइंटिस्ट से भी इन्फ्लुएंस्ड है, मॉडर्न भी है ऊपर से, और फिर वो लिखती भी है, वो भी साइकोलॉजी को ही है, साइकोलॉजी का बताती, माइंड का रिएक्शन ही बता रही होती है जब हम इसके वर्क को पढ़ते हैं। एड्रेस रिलेशनशिप्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ टाइम्स।
एक्सपीरियंस उस टाइम का जो रिलेशनशिप है वो बताती है कि उसने अपने टाइम में अपने जो उसके पास टाइम गुजारा है उसने उसको कैसे वो उसको रिएक्शन देती है उसका। इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच थिंकर हेनरी बॉर्जसन्स एंड मार्शल प्रूस्ट एंड हेनरी बर्जसन, यानी ये जो राइटर हैं इनसे भी वो इम्प्रेस थी, इनसे भी इंस्पायर थी। अकॉर्डिंग टू द आर्नल्ड बॉनेट ही समराइज टू द लाइट हाउस एज, उसने उसको समराइज किया लाइट हाउस को। अ ग्रुप ऑफ द पीपल प्लान टू सेल टू द लाइट हाउस इन अ स्मॉल बोट्स दैट इज द एक्सटर्नलिटी ऑफ द प्लॉट, यानी उसकी एक्सटर्नलिटी ये है कि अगर आप उसे उसका आउटर फॉर्म देखें नावल का तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं एक स्मॉल बोट के ऊपर लाइट हाउस की तरफ। तो ये कहता है कि ओवरऑल उसका प्लॉट हमें ऐसे लगता है, वाकई ऐसे लगता है कि वो लोग हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं और अल्टीमेटली जर्नी कंप्लीट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द डायरी ऑफ द वर्जीनिया वुल्फ, I have no idea that I will invent a new name for my books to supplant, कि मेरे पास कहती कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसको रिप्लेस, सप्लेंट का मतलब लिखें, सप्लेंट का मतलब होता है रिप्लेस करना, रिमूव करना, कोई नया सोच लेना, नावल बट वट। कहती है मैं आई हैव एन आइडिया, मेरा एक आइडिया था मेरे माइंड में, दैट आई विल इन्वेंट, कि मैं कोई नया नाम इसका रखूँगी फॉर माई बुक टू सप्लेंट नावल वट। लेकिन कहती वो क्या रखूँ, क्या रखती, यानी मेरे मन में ही नहीं आया। मैंने सोचा था मैं कोई नया नाम रखूँगी इसे रिमूव करके, लेकिन मेरे मन में कोई आया नहीं, यही उसने दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रही है। देखिए राइटर जो है एक बात छोटी सी कर देते हैं और बहुत सारे मीनिंग उसके अंदर होते हैं। यानी मुझे ओवरऑल इससे कोई अच्छा नाम ही नहीं वो कहती लगा, मैंने सोचा था कोई और रख लूँगी बट आई कुडंट थिंक, ये वर्जीनिया वुल्फ ने कहा। आगे इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट, आगे देखिएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट, ये भी हो गया, यस, यहाँ इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द राइटर। मेरे सामने चूंकि लैपटॉप पे भी खुली हुई है तो मैं उधर से भी पढ़ रहा हूँ, इधर से भी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आप देखते जाएं। इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द राइटर, राइटर किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ है, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल। आप अपनी लाइफ में इधर उधर देख लें, आपको एक सोसाइटी मिलती है, कल्चर मिलता है, पॉलिटिकल लाइफ मिलती है और इंटेलेक्चुअल। जो आप इंटेलेक्चुअल कहाँ से होता है, जैसे लॉन्जाइनस ने कहा था, मैन कैचेस फायर फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ अदर। यस, मैं देता हूँ, ये आपको स्क्रीन अभी भी नजर आ रही है, चलें आप उधर, ठीक है, अपनी असाइनमेंट खुद ही ओपन कर लें, जो आपके व्हाट्सएप पे पड़ी हुई है, सबके पास है ना, वहाँ से ओपन कर लें, वहाँ पे आ जाएं इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द राइटर। अपनी असाइनमेंट जो है ना वो ओपन कर लें काइंडली, और ये स्लाइड पर आ जाएं, स्लाइड नंबर है इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द राइटर। वहाँ पे लिखा है सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल। एक राइटर जो होता है, या आप अपनी लाइफ को ले लें, अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखें हमारा एक इंटेलेक्चुअल सिस्टम भी है, यानी हम इंटेलेक्चुअल कहाँ से बनते हैं, जो हमने किताबें पढ़ी हैं, जो हमने इन्वायरमेंट देखा है, जो हमारा स्कीमेटिक नॉलेज है। स्कीमेटिक नॉलेज का तो पता है ना, द नॉलेज यू गेट फ्रॉम द एसोसिएशन, यानी एक से दूसरी, दूसरी तीसरी ऐसे ऑनवर्ड जो नॉलेज चलता है उसे कहते हैं स्कीमेटिक। इसको किसने डिस्कस किया था, प्याजेट थ्योरी के अंदर प्याजे ने इसको डिस्कस किया था अपने बच्चों के ऊपर रिसर्च करके, कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जुड़ी होती है। यानी इंसान का एक कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल सिस्टम होता है, और वो कल्चरली भी स्कीमेटिक नॉलेज होता है कि एक बच्चा है ना, जैसे मैंने बताया था कि उसको बाल दे दें तो वो बाल मुंह में डाल देगा, ठीक है। अगर बाय नेचर उसके नीचे बाल गिर पड़े, उससे कभी जो वो बड़ा होता है वो पकड़ा, वो जब तक तो बच्चा तो खाता रहेगा उसको या खाने की कोशिश करेगा, लेकिन किसी दिन अगर नीचे गिर पड़ी ना तो वो 2-3 दफ़ा उभरेगी, तो वो ये फिर उससे उसका नॉलेज एक बन जाएगा, ये उभरती भी है। यानी इससे क्या होता है, ये इससे खेलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या वो थोड़ा सा बाहर गया तो बाल उसने खाने की कोशिश की, वो तो यही समझता रहा खाने वाले लोग बाहर खेल रहे हैं, तो उसको ये पता चला बाल भाई खेलने के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है, तो वो उससे फिर खेलने की भी कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो और बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर और चीज़ बैट को यूज़ करना सीख लेता है। यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो है ना वो
जब ऐसे सीक्वेंस से लर्न करता है बच्चा तो उसे कहते हैं स्कीमेटिक नॉलेज। हमारा स्कीमेटिक नॉलेज कितना है, हमारा कॉग्निटिव नॉलेज कितना है, हमारा ये इनहेरिटेंस पे भी इसकी डिपेंडेंस है। It depends on the inheritance as well, which kind of inheritance you have, which kind of people in surrounding you have, which kind of culture you have, which kind of literary people in your surrounding, आपकी सराउंडिंग में लोग कैसे हैं, उससे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, कॉग्निटिव और स्कीमेटिक नॉलेज जो है डेवलप होता है। तो हर इंसान का ये डिफरेंट होता है। मेरा हो रहा है जैसा मुझे लोग मिले, जैसी मुझे सोसाइटी मिली, जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स मिले, जितने आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे तो आपका स्कीमेटिक नॉलेज उतना ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अब आपके घर में जो बच्चे हैं, आप चूंकि टीचर हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप घर में डिस्कस करती रहती हैं, तो आपके बच्चे जो हैं बहुत सारा नॉलेज जो है उनका जो इंटेलेक्ट है वो घर में बन जाता है। उनका स्कीमेटिक नॉलेज जो है एक फार्मर के बच्चे से ज़्यादा होगा, एक टीचर के बच्चे। तो ये उसने डिस्कवर किया था पियाजेट। जब आप मुझसे पढ़ेंगी लिंग्विस्टिक तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, एक तो है इंटेलेक्चुअल और उसके बाद कल्चरल। ये सारी चीज़ें हमारा राइटर जो है उसके साथ भी थी, क्योंकि इंटेलेक्ट उसे कहाँ से मिल गया, लाइब्रेरी फादर की। कल्चरल, उसका जो कल्चर था, सोसाइटी थी जहाँ वो रह रही थी, मॉडर्न एज चल रही थी। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इंग्लैंड का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उससे इन्फ्लुएंस थी। जिस तरह के वो लोग थे उससे भी बंदा लर्न करता है, सोशल लाइफ से भी लर्न करता है। ऑल राइटर आर इन्फ्लुएंस विद सच एनवायरनमेंट। ये आप डिस्कस कर सकते हैं एक पैरा बना के कि ये चीज़ें जो है उस वक्त मौजूद थी। सोशल लाइफ उसकी इस तरह की थी, पॉलिटिकल लाइफ इस तरह की थी। चूँकि इंग्लैंड जो है एक बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, तो लॉट ऑफ थिंग्स ही लर्न फ्राम द सोशो पॉलिटिकल कल्चर, एंड शी आल्सो लर्न फ्राम हर फादर्स लाइब्रेरी। She was influenced from two writers, Charles Darwin, who was a natural scientist, और उसके बाद she was also inspired from another writer, Sigmund Freud, and she studied the psychoanalysis. She studied even Charles Darwin as well as Sigmund Freud. इन दोनों राइटर्स को उसने स्टडी किया था बड़ा थारोली। और उसके बाद ये वुल्फ्स राइटिंग अफेक्ट। वुल्फ की राइटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डाउट एंड अनसर्टेनिटी, डाउट और अनसर्टेनिटी। उसके बाद एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म का मतलब लिख लें, एस्थेटिसिज्म मीन द लव फॉर ब्यूटी। यू हैव अ सेंस ऑफ ब्यूटी, आपकी और है, मेरी और है, और समबॉडी की और है। एस्थेटिसिज्म आप हुस्न जमालियात का टेस्ट रखना। अ पर्सन हु लव फॉर ब्यूटी। जॉन कीट्स की ब्यूटी क्या थी, उसका एस्थेटिसिज्म क्या था, शेक्सपियर का क्या था, ठीक है। अब सिगमंड फ्रायड का क्या था, या चार्ल्स डार्विन का, हर राइटर का, हर वर्जीनिया वुल्फ का क्या है, वर्जीनिया वुल्फ किस चीज़ को आइडलाइज करती है, फीमेल की किस साइड ब्यूटी को वो लाइक करती है, मेल की किस चीज़ को, करेक्टरिस्टिक को वो लाइक करती है, वो डिस्कस करती है। वो राइटर जो है, हर राइटर का एस्थेटिसिज्म जो है वो डिफरेंट होता है। डाउट एंड अनसर्टेनिटी, फेमिनिज्म का कंसेप्ट वो देती है। पैसिमिस्ट तो वो है जो खुदकुशी करता है, वो पैसिमिस्ट ही होता है। तो एक तो फेमिनिज्म के शी एट अर्ली एज शी वाज इवन रेप्ड बाय हर स्टेप ब्रदर, एंड शी आल्सो सफरिंग फ्रॉम द पैसिमिज्म बिकॉज द फीमेल आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एज मेल्स आर गिवन। मेल को जिस तरह की अपॉर्चुनिटी है वो फीमेल को नहीं है, और फीमेल के लिहाज से वो एक फीमेल की फेवर करने वाली फेमिनिस्ट राइटर भी थी। आगे जी, फैक्टर अफेक्टेड द वुल्फ्स राइटिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वुल्फ की राइटिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो मैंने जैसे वार भी उसने देखी है 1940 से 1918 तक, 1914 से लेके 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार उसकी लाइफ के अंदर आ रही है, तो वो उसने देखी है। सेकंड वर्ल्ड वार को वो फेस ही नहीं कर सकी। जैसे अभी हमारे अब देखिए आया कोरोना वायरस है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वबा है जिसमें बहुत लाखों लोग हैं मारे गए हैं, और उसमें 50-60 लाख कितने लोग अफेक्टेड हो गए हैं। अब इतने लोग अफेक्टेड हैं, यानी ये सेंसेस जो हैं जो हमें पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो काउंटेड ही नहीं है, हो सकता है इससे ज़्यादा इसकी तादाद हो पूरी दुनिया में। तो जैसे ब्लैक डेथ आई थी, हमने चौसर के अंदर पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इंग्लैंड के मारे गए थे, और उसमें जो थे प्रीस्ट थे या इस तरह के जो लोग थे वो उसको और हवा दे रहे थे उस बीमारी को। वो कहते थे इंसान को, चूँकि इंसान जो है वो नेचुरल, उसे फार्म में रहना चाहिए, सफाई का ख्याल नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो उनको क्या करते, सफाई सुथराई के नज़दीक ना जाने देते।
ठीक है, वो अपने मजहबी अंदाज से उनको ट्रीट करने की कोशिश करते, और वो प्रीस्ट और पार्टनर और सामनर और इस तरह के लोग जो थे उस बीमारी को और हवा दे रहे थे, ब्लैक डेथ को। वो भी ऐसे ही था कि टच करने से आगे आगे बढ़ती थी। जैसे आजकल कोरोना वायरस है कि मुंह के सामने कोई बंदा छींक दे तो फ़ौरन उसको कोरोना वायरस की वबा, उससे वो मुब्तला हो जाता है इंसान। तो ये चीज़ें उस वक्त भी आती रही हैं। अब ये चीज़ें, एक तो अर्बनाइजेशन, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी बहुत ज़्यादा आलूदगी वगैरह होती है, तो ये चीज़ें उसे अफेक्ट कर रही थी। इट ब्रॉट क्योस रूरल एरिया पीपल रशेस सोसाइटी एंड सिटीज़ टूवर्ड सिटीज़। अब देखें जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग जो हैं वो विलेजेस से उठ के सिटी की तरफ आ रहे हैं। अब हमारे घर के सामने जो 4-5 प्लॉट जो हैं वो खाली पड़े थे, बड़े बड़े प्लॉट जो हैं खाली पड़े थे। अब कुछ दिनों में यहाँ सामने कोई आए हैं लोग, बिलीव मी, उन्होंने पता ही नहीं, हम तो अच्छी तरह से, मैं तो इतना बाहर ही नहीं निकलता, तो मैंने देखा कि सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। बिल्कुल मेरे साथ वही हुआ मामला जैसे वो नहीं कॉनको के साथ हुआ, कि कॉनको जब 10 साल की बैनिशमेंट के बाद वापस आया तो वो सारा निज़ाम ही बदल चुका। मैंने ऐसे ही बाहर देखा तो बाहर बिल्डिंग बनी हुई। आई वॉज जस्ट बिलीव मी, मैं अपने आप को कॉनको समझ रहा था उस वक्त। मैं आई वॉज परप्लेक्स्ड कि मैं इतने दिन बाहर नहीं निकला, मैंने सामने नहीं देखा, तो ये सामने तो बिल्डिंग बन चुकी है। आई वॉज जस्ट टेकिंग माई सेल्फ लाइक अ कॉनको कि व्हाट हैपेंड। ये लोग यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, वो वर्कर आ गए हैं, ऊपर बड़ी बिल्डिंग उठा रहे हैं, ठीक है, वो सामने हमारे घर के सामने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ गाड़ी खड़ी कर लेते थे, बड़ा अच्छा निज़ाम था, ठीक जगह थी हमारे घर के सामने। अब वो सामने उन्होंने घर बना लिया, तो लुकिंग क्वाइट स्ट्रेंज टू मी, मुझे बड़ा स्ट्रेंज सा लग रहा है। अब आगे देखिए, द विंडो, इसके 3 पोर्शन है जो हमने पहले भी डिस्कस किए। विंडो किसी चीज़ का आगाज़, और आगाज़ में आपको वो क्या बताती है, आपको इंट्रोडक्शन, सारे जो करेक्टर हैं उनके बारे में बताती है कि ये लिल्ली है, ये फलां मिस्टर रिम से है, ये मिसेस रिम से है, और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो बताती जाती है। मल्टीपल नरेटर्स जो हैं एक दूसरे को नरेट करते जाते हैं। टाइम पास गुजर गया है, और उसमें एक तो मिस्टर मिसेस रिमसे की डेथ हो गई है, एंड्रयू की डेथ हो गई है, और एक जो प्रू उसकी बेटी है वो बच्चे को जन्म देते हुए उसकी डेथ हो गई, यानी बहुत सारे चेंजेस आ गए। और उसके बाद अब मिस्टर रिमसे भी वैसा नहीं रहा, क्योंकि मिसेस रिमसे ने उसका बहुत ख्याल रखा था, चाहे वो जैसा भी था। द लाइट हाउस, फाइनल जो पार्ट है वो लाइट हाउस की तरफ जाता है, वो जर्नी है उनकी, डेवलपमेंट है और रियलाइजेशन है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जर्नी है, अननोन से नोन की तरफ जर्नी है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं एडमायर करना चाहता हूँ, लेट मी एडमायर टू साइमा एंड स्पेशली अलीसा, दे हैव रिटन वेल। फौजिया, आपने भी ठीक लिखा, आप इतना अंडर एस्टिमेट ना करें, आप बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, हम एक कॉलेज में पढ़ते थे। यस, बोले, यस यस यस, नहीं आ जाएगी, कोई बात नहीं। मेरी बात सुने, मैं एडमायर करता हूँ, मेरी बात सुने। मैं ये कहता हूँ कि मेरा टारगेट ये होता है, आपको पता है शायद, कि मैं हर दफ़ा राइटर की एक असाइनमेंट साथ ज़रूर रखता हूँ। यानी वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ, मैं उसके साथ राइटर डिस्कस करता ही रहता हूँ। आप मुझसे शुरू से पढ़ती आई हैं, आपको पता ही है। और ये मेरा यही होता है कि राइटर को, बच्चे को इतना उसके माइंड में बस जाए राइटर। Yes. 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 अच्छा, पहले तो, हाँ जी, सारी हैं, अभी तो और भी हैं, इसको सेव करती जाए ना। आप घर में प्रिंटर है, उसका प्रिंट निकाल लिया करें आपको। हाँ जी, गुड।
गुड गुड। रिकॉर्डिंग अगर सेंड करें ना तो फिर अपने पास कोई भी नहीं पड़ेगा, वो अगले वहां से पढ़ लेंगे, वो फिर मुझे हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। सुनते जाएं। अर्बनाइजेशन होता है कि आप शहरों से आप सिटी का लोग रुख ज़्यादा कर रहे हैं। आप देखें कि पहले, अब मैंने मिसाल दे तो दी है, अब हमारी कॉलोनी में पहले कम थे, मैंने कहा ना ऐसे 5-5, 6-6 प्लाट खाली थे, अब एक प्लाट सामने खाली था, मैंने कहा वो भी वहां पे भी उन्होंने बिल्डिंग बना दी। इसका मतलब है कि जब ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका हो रहा है तो टेंशन भी ज़्यादा, शोर भी ज़्यादा, मशीनरी भी ज़्यादा, इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। व्हेन आपका जो इलाका है वो बड़ा कंजस्टेड हो रहा है, ठीक है, आपका सिटी जो है वो बड़ा कंजस्टेड हो रहा है व्हीकल से, ठीक है, लोगों से, बिल्डिंग से, और बहुत ज़्यादा लोग आबाद हो रहे हैं, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। यानी विलेज से मैक्सिमम लोगों का सिटी का रुख करना, इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। आप देख लें कि कितने लोग अब विलेजेस में कितने अगर रहते भी हैं तो उनका कोई कारोबार है तो उन्होंने अपनी ज़मीनें उधर छोड़ी हैं, वो खुद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ आ गए हैं, सिटी में आए हुए हैं। इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। ये अर्बनाइजेशन का जो कंसेप्ट है ज़्यादा, फिर जब वो लोग उधर से इधर आएंगे तो वो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, उसकी वजह से लूदगी होगी, डिफरेंट डिस्टर्बेंस होगी और टेंशन होगी लोगों को। हमें तो फील नहीं होता, लेकिन एक ख़ास कैपेसिटी होती है जिसको हम डेसिबल होता है ख़ास, कि वो कोई 97% कोई डेसिबल होता है जो कान अपने बर्दाश्त कर सकते हैं आलूदगी को, शोर की आलूदगी। लेकिन हमारे कितनी आलूदगी है, हमारे एक तो शोर की आलूदगी है, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्री की है, और ये सारी उसने बताया कि ये उसे डिस्टर्ब कर रही थी राइटर को। और उसके बाद वर्ल्ड वार 1 भी शुरू होगी, तो वो सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस है राइटर के ऊपर। द विंडो, टाइम पास, टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द विंडो, उसकी ओपनिंग जैसे डिस्क्रिप्शन है, प्रोलॉग है, सारी राइटर की एक डिस्क्रिप्शन है। टाइम पास, जिसमें वक्त गुजर जाता है, जो तबाह बर्बाद कर देता है, जो किल कर देता है, वर्ल्ड वार का एक डिस्ट्रक्शन का वक्त है। उसके बाद स्पेशली टू द लाइट। और टाइम जो है ना, टाइम हमेशा, टाइम बड़े बड़े चेहरों को सुलड नाइट में बदल देता है। खूबसूरत है तो वो बदसूरत हो जाता है। कभी इंसान कितना खूबसूरत है, जैसे शेक्सपियर ने कहा कि खूबसूरत से खूबसूरत जो चेहरा है, वक्त एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा एक डिकेइंग और डके की गॉडेस है जो बड़े बड़े खूबसूरत चेहरों को सुलड नाइट में बदल देता है। इट इज़ हैविंग अ पोटेंशियल टू टर्न यू इनटू द सुलड नाइट। आगे जी, टू द लाइट हाउस इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। ये हमने कर लिया। आगे देखें वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई है कि यूज़ ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, जब भी आप किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, किसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ऐसे डिस्कस नहीं कर रहे। आपने कोई उससे रिलेटेड कोई फिलॉसफी पढ़ी है या कोई साइकोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजिकल राइटर्स को पढ़ा है, उन राइटर्स का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो आप वही फिर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। तो इसने भी चूँकि ये राइटर्स को पढ़ा है, सिगमंड फ्राइड को, और उसके साथ है चार्ल्स डार्विन। और ये थोड़ी सी पिक्चर जो है वो आगे पीछे हो गई है। चार्ल्स डार्विन जो है वो नीचे वाला जिसकी बियर्ड है, और दूसरा जो है वो सिगमंड फ्राइड है ऊपर वाला। इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्राइड एंड चार्ल्स डार्विन। यूज ऑफ द टेक्निकल डिवाइसेस। टेक्निकल डिवाइसेस देखें। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किससे रिलेटेड है? साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इंटीरियर मोनोलॉग, इंसान के अंदर की जो सोच है माइंड के अंदर, इसे कहते हैं रॉ थॉट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या कहते हैं? रॉ थॉट। जैसी सोच आ गई आपने उसे रिफाइंड नहीं करना, वैसे ही पेपर पे डाल दी, उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इंटीरियर मोनोलॉग, इंसान के अंदर का इंटीरियर मोनोलॉग। फ्री एसोसिएशंस, मिसाल के फ्री एसोसिएशन कैसे बनती है कि आप जैसे मेरे पास बैठी हैं, अब मैं आपको नहीं जान रहा, मुझे नहीं पता आप क्या क्या सोच रही हैं। आप अगर तीनों से मैं पूछूं कि फौजिया और शिराज और साइमा, आप तीनों अपने अपने माइंड के मुझे कौन सा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बताएं, अभी एनालाइज हो जाएगा आप क्या क्या सोच रही हैं। फौजिया आप बताएं क्या सोच रही हैं अभी आप पढ़ते हुए, क्या क्या मन में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे कि मैंने कोई बुक्स पढ़नी है, कल मैंने शायद पढ़ाना भी है, पता नहीं छुट्टियाँ हुई हैं या नहीं, और इस तरह की कोई चीज़ें तो आपके माइंड में आ रही होंगी। ये सारी आपकी रॉ थॉट्स हैं जो आ रही हैं, और जैसी आए अगर वैसी लिख दूं तो ये मेरी अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बन जाएगी। और राइटर ने भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी लिखी हैं, और वो उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आगे देखें,
पोर्ट्रेल, हाँ जी, एसोसिएटेड, तो एसोसिएटेड भी हैं जो वो पीछे सोचते हैं, तो वो एसोसिएट होती हैं जो आप सोच रहे होते हैं, वो पीछे सोच कभी आगे जा रही हैं कभी पीछे आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पर जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या क्या राइटर क्या क्या वो करैक्टर सोच रहे हैं, वो करैक्टर ये सोच रहे हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे किसका कहा था कि मैंने वो लाइट हाउस इस बच्चे को दिखाना है। अब उसके माइंड में जो थॉट चल रही है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि मैंने अपनी वाइफ की वो विश जो है पूरी करनी है। इसका मतलब पीछे जा रहा है। लिली क्या सोच रही है कि उस वक्त जो मुझे कहा गया था कि वुमेन जो है, फीमेल जो है वो वीक होती हैं, ना वो अच्छी राइटर बन सकती हैं ना पेंटर बन सकती हैं। अब उसके माइंड में क्या चल रही है कि मैंने वो सोच पूरी करनी। ये पीछे जा रही है ना सोच, यानी पीछे आगे, प्रेजेंट सिचुएशन और पीछे को सोचना, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसके माइंड में चल रही थी। और बच्चे जो हैं उनके भी, अब बच्चों की क्या चल रही है कि बच्चों को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो करैक्टर फिर कहाँ जाते हैं, वो उधर जाते हैं और वो लिली क्या करती है, वो उसको कंप्लीट करती है। तो दीज आर द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आप यानी रैंडमली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो उसका उसने रिप्लाई किया हुआ। पहले आप देखें पुराने, आप देखें ज़रा इडिपस रेक्स और इस तरह, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों का कोई लोगों ने अभी डिस्कवर ही नहीं की थी। ये तो मॉडर्न राइटर आ गए हैं तो उन्होंने ये डिस्कवर कर दिया है। और इवन के ये अप्लाई, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सिर्फ यही नहीं है कि आगे पीछे सोचना, इसमें और भी आ जाती है इमेजिनेशन, थॉट्स, उसको बड़ी वसी उसने ये एक टर्म है। अगर आप इसको सोचें तो इसमें ड्रीम भी आ जाते हैं, ड्रीम की इंटरप्रिटेशन भी आ जाती है, थॉट भी आ जाती हैं, सोच भी आ जाती हैं, रॉ थॉट्स भी आ जाती हैं, आपकी इंटेंशन भी आ जाती हैं। ये जो ऐसे आपने एक मूवी शायद देखी या नहीं, मैंने एक देखी थी, यस वेलकम बैक। अच्छा, मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी में पता क्या होता है, राइटर जो है ना, जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, वो सोचता सोचता ना बूढ़ा हो जाता है। वो सारा दिन किताबें पढ़ता रहता है, फिलासफर होता है, वो अपने बच्चों को टाइम देता तो वो आगे फ्यूचर का सोचता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे उसकी मान नहीं रहे, उसकी बीवी जो है उसकी किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब सोच रहा, फिर उसे ऐसे उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है मैं तो यंग हूँ। अब फिर वो आगे चला जाता है, फिर वो बनी है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर मुझे मिल गई ना तो मैं आपको सेंड करूँगा उसका लिंक, उसे आप थोड़ा सा वॉच कीजिएगा। आपकी, हाँ, इंडियन मूवी है, बिल्कुल बिल्कुल, साइमन, हाँ जी, देखिए वो हिस्ट्री देख, यकीन माने मैं इतना परेशान जब मैंने उसे देखा। अब मुझे पता चला कि यार वो इस पे उन्होंने लिखी थी, एक मॉडर्न मूवी थी ना, तो वो मॉडर्न फिनोमिना उसमें दिखाया गया है। वो ऐसे बैठा सो जाता है, सोता है तो बूढ़ा हो जाता है, और उसको देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो कहीं और, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे कहीं और है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी बातें नहीं मान रहा। तो वो जैसे जैसे यानी उसकी लाइफ है ना, वो अपनी लाइफ को देख के फ्यूचर की प्रोडिक्शन वो अपनी ख्वाब में करता है। तो इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सिर्फ ये नहीं है, ये बड़ी वसी टर्म है, ठीक है। इसको यही ना समझे कि रॉ थॉट्स, उसके अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं, थॉट, इमेजिनेशन, ड्रीम और मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग, लॉट ऑफ थिंग। तो ये वसी है और लोग मूवीज़ में भी इसको यूज़ करते हैं। मिसेस रेमसे, वो देखिएगा, ये शराज को भी बता दें, मिस्टर शराज आ गए हैं जिन्होंने, यस बेटी। अच्छा, इसके बाद पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर। Mrs. Ramsay is a beautiful and loving woman with the wonderful ability of the handling thing. अब मिसेज रेमसे के अंदर क्या क्वालिटी मौजूद है कि वो इंटरटेनिंग है, शी इज़ लवेबल, ब्यूटीफुल, शी नो हाउ टू हैंडल, शी नो हाउ टू डील विद द फ्रेंड्स, शी इज़ हैविंग अ लार्ज फ्रेंड सर्कल। उसका एक लार्ज फ्रेंड सर्कल है मिसेज रेमसे का। लिली ब्रिस्को जो है रिजेक्ट द कन्वेंशनल इमेज ऑफ द सोसाइटी। वो क्या है जी, शादी कर ले, उसने एक अपनी
साइकोलॉजी फॉर्म की हुई है। अब देखिए साइकोलॉजी को वो कैसे डिस्कस करता है। अब लिली जो है यानी कैसे डिस्कस करती है राइटर, लिली जो है उसकी एक साइकोलॉजी फॉर्म क्या हुई है कि वो एक मॉडर्न और एक इनोवेटिव, और उसके बाद उसका माइंड क्या है कि वो शादी नहीं करेगी और अपनी लाइफ पेंटिंग की तरफ वो डेडिकेट कर देगी। उसकी साइकोलॉजी उसके लोगों से फॉर्म हुई है। और दूसरी साइड पे वो एक घरेलू औरत है, तो घरेलू औरत की क्या होती है कि घरेलू औरत आप जितनी भी डिस्कस कर, जिसको जितनी भी देख लें, उनको ये होता है बच्चों की फिक्र, उसको हस्बैंड की, उसके खाने की फिक्र, उनके कपड़ों की, उनको कपड़े इस्त्री करके स्कूल भेजना, और उसके बाद ओवरऑल ये उसकी, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में जैसे लोग आपके होते हैं आपकी साइकोलॉजी वैसे फॉर्म हो जाती है, वैसे बन जाती है। तो ये चूंकि एक साइकोलॉजिस्ट है, तो यानी राइटर्स को उसने साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा हुआ है, बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस है, तो वो वैसा ही लिखती है। लिमिटेशंस ऑफ द वर्जीनिया वुल्फ्स राइटिंग बाय चार्ल्स टेंसले, शी ऑफर्स अस अ लिरिकल abstractions from the pain with which she felt the word, the quality of her mind and spirit has a distinctions that will make some readers always grateful accept the offering। वो उसे इवन चार्ल्स टेंसले क्या कहता है उसको, लिली को, कि ये अच्छी ना वोमेन जो है अच्छी राइटर बन सकती हैं और ना पेंटर बन सकती हैं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर अपर मिडिल क्लास, क्योंकि उसके जो सराउंडिंग में लोग थे ना वर्जीनिया वुल्फ के, वो जैसे वो एक उसने सोसाइटी भी उन्होंने फॉर्म की है, वहाँ पे वो रहते हैं, और उसके बाद लिटरेरी लोग भी इसके सराउंडिंग में हैं, तो उसमें मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के और इस तरह अपर क्लास के सारे लोग मौजूद हैं, तो वो ऐसे लोगों को वो डिस्कस करती है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर अपर मिडिल क्लास एंड विच वुल्फ्स बिलोंग टू, और उन्हीं से वो ताल्लुक़ रखती थी। वुल्फ हैज़ क्रिएटेड अ लिमिटेड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल राइट। आप देखें जितने भी कैरेक्टर हैं या मिडिल क्लास के हैं या अपर मिडिल, क्योंकि उसकी अपनी सोसाइटी भी ऐसी थी। अब लेट सपोज एक बंदा आप उससे पूछ लें कि अगर वो उसकी अपनी सोसाइटी मिडल है या वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो वो ऐसे लोगों को ही अक्सर डिस्कस करेगा। मिसाल के तौर पर कुछ लोग आपने देखे होंगे वो करोड़ों की बातें करते हैं, वो करोड़ों, यार मैं फलां जगह पे 10 करोड़ का मकान लिया, फलां जगह पे मैंने 50 करोड़ का लिया, 50 करोड़ का लेकर मैंने 1 अरब का बेच दिया, वो 2 खरब का बेच दिया। अब ये चीज़ें जो है ना, चूंकि ये हमसे ताल्लुक़ नहीं रखती, जब कोई ऐसी डिस्कशन कर रहा हो तो हमें वो अजीब स्ट्रेंज लगता है ना, यार ये तो अपनी पैसों की बातें कर रहा है। मैं अक्सर, मेरे कुछ जानने वाले कुछ ऐसे हैं, तो मुझसे जब ऐसी बातें करते हैं, चूँकि मेरा उनसे ताल्लुक़ नहीं है कि 50 करोड़ की बात करूं, 60 करोड़ की बात करूं, हम तो लाखों में बातें करने वाले हैं, तो वो जब करोड़ों की बातें करते हैं 50 करोड़ की, तो हमें वो स्ट्रेंज सा लगता है, क्योंकि वो हमारी क्लास नहीं है। तो इसी तरह ये जो है क्लास, जिस जैसी क्लास का बंदा हो उसे वैसे ही लोग पसंद होते हैं, वो वैसा ही लिखता है, उनको ही डिस्कस करता है। यूज ऑफ द मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, और मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। शी रिफ्लेक्ट्स डिफरेंटली टूवर्ड्स अदर थाट्स, फॉर एग्जाम्पल किस किस का, चिल्ड्रन का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलता है, हस्बैंड का भी मिलता है, लिली ब्रिस्को का भी मिलता है, सर्वेंट अगस्टर कार्मिकल जो है वो उसका भी मिलता है, और उसके बाद जेम्स एंड खैम्स थॉट्स भी मिलती हैं अबाउट देयर फादर, के वो अपने फादर के बारे में कैसे सोचते हैं। देयर आर कन्वेंशनल शिफ्टिंग फ्रॉम माइंड टू द माइंड, यानी एक माइंड से दूसरे माइंड की तरफ, एक माइंड जो है वो दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे ऑनवर्ड वाइस वर्सा एक दूसरे को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, सो दैट वी आर ऑफन परसीव्स द इम्प्रेशंस गिवन बाई वन टू अनदर एज एक्सपीरियंस ईच रिसीव। एक करैक्टर जो है वो दूसरे को रिवील करता है, रिवील उसे अय्या करता है। हमने जैसे पहले भी मैंने जेन ऑस्टन की मिसाल दी कि वो मेल की एक्सपोजिशन जो है वो मेल के माउथ से नहीं करवाती, फीमेल के माउथ से ही करवा देती है। यानी फीमेल, चूँकि वो फीमेल को ही ज़्यादा जानती है, घरेलू औरत रही है, घर में ज़्यादा रही है, इतने एरिया भी विजिट नहीं की है उसने, तो वो कैसी है, जेन ऑस्टन भी फीमेल को माउथ पीस यूज़ कर लेती है। कन्वेंशनल टेक्निक जो है वो कन्वेंशनल यूज़ करती है, ये चीज़ें उसने इसमें यूज़ की हैं, सिंबलिज्म यूज़ की है जो आम घरों में यूज़ होती हैं, क्रॉस की और ये स्कल की और ये सारी, और विंडो। उसके बाद कलर को यूज़ किया, यूज़ ऑफ द डिफरेंट कलर्स, येलो, रेड, ब्राउन्स, ब्लू, ग्रीन, वाइट्स, ये कलर उसने पेंटिंग के अंदर यूज़ किए हैं। So these color, in fact, because they are different, like that, the life of the people, the projections of the thoughts are different. Every person is having different color. ये कलर किसको रिप्रेजेंट करता है कि everybody is different with his her mind. He is having his own domain of thought.
For example, my domain of thought is quite different from your domain of thought. You might have your own circumstances, your own psychology, your own parents, your own surrounding, your own colleges, your own schools, or beliefs and epistemological, ontological and philosophical and psychological knowledge. आपका जो नॉलेज है वो आपके सराउंडिंग ने फॉर्म किया है कि कैसे लोग मिले, कैसी किताबें पढ़ी, कैसे साइकोलॉजी, तो हर एक जो है वो डिफरेंट कलर रखता है. So these color in fact represent different domains of the different people. Conclusion. So we can say that the novel is a highly adventurous in the term of the human consciousness. एक बड़ा एडवेंचरस किस्म का, एक बड़ी, जैसे कोई उन्होंने कोई कॉम्पेन जो है उसको फतह कर लिया है, ऐसे वो कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए. यानी मीन के पहले वो वहाँ जाना नहीं चाहते लाइट हाउस और फिर उससे भी जा रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई डेस्टिनेशन उन्होंने अबूर कर ली है, कोई कॉम्पेन जो है बहुत बड़ी एडवेंचरस वर्क कर दिया है. अकॉर्डिंग टू द वुल्फ, अ सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट दैट ही शुड गिव अस लाइफ, स्पिरिट, ट्रूथ, रियलिटी. कि जो वुल्फ कहती है कि कुछ जो सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट होता है ना, उसे चाहिए कि वो हमें लाइफ दिखाए, स्पिरिट दिखाए, ट्रूथ दिखाए और रियलिटी दिखाए. अ नॉवल इज द न्यू स्पिरिट ऑफ द अवेयरनेस. द नॉवेलिस्ट ट्राई टू कन्वे हर रीडर of very sensations of living, the experience of life as it is lived. हाँ जी, आप यूँ कीजिएगा फौजी, आपके लिए आप इसका प्रिंट ले लेना, ठीक है, आपकी ये हेल्प काफ़ी हेल्प कर देगा. दिस जो इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसको अच्छी तरह पढ़ लेना एक दफ़ा. अब असाइनमेंट निकालें, हम एक असाइनमेंट भी डिस्कस करते हैं आपकी बुक से. Please open your book 346. If you come to 346 पे आइए. Once you open, you let me know. जैसे आप ओपन करें तो मुझे बताएं. हाँ जी, इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ आपको देखें 346 पेज पे. स्टडी ऑफ हाउ डज वर्जीनिया वुल्फ पोर्ट्रे लाइफ इन हर नॉवेल्स थ्रू द लाइट हाउस. कैसे वो लाइफ को दिखाती है. मैंने जैसे बताया कि सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, जैसे जैसे उसे लोग मिले हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, उसने वैसे आपको दिखाने हैं. मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा मिले हैं उसकी लाइफ में, तो वो वैसे आपको लाइफ दिखा देगी. तो जैसे करैक्टर, जैसे राइटर की लाइफ की, उसकी अपनी लाइफ की प्रोजेक्शन होती है, तो वैसे अपने करैक्टर में उसको पोर्ट्रे कर देता है, दिखा देता है आपको. डिस्कस द स्टडी ऑफ द ह्यूमन रिलेशन इन टू द रिलेशनशिप इन टू द लाइट हाउस. टू द लाइट हाउस के अंदर ह्यूमन रिलेशन को आप डिस्कस करें. हाँ जी, लिली का मिस्टर रिम्से, मिसेस रिम्से की तरफ क्या रिलेशन है, बच्चों का उनकी मदर के साथ कितना लिंक है, बच्चों का फादर की तरफ कितना लिंक है, और इसके साथ साथ लाइफ को वो किस तरह से राइटर देख रहा है, वो वैसा आपको इसके अंदर दिखाएगा. लेट्स रीड एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. Virginia Woolf was a very conscious of the inadequacy of the human relation. Inadequacy का मतलब होता है incomplete. जो incomplete, inappropriate जो है कि रिलेशनशिप कभी भी कंप्लीट नहीं होता. आप परफेक्ट रिलेशन भी देख लें, आप कभी मियाँ बीवी जो है 20 साल जिंदगी गुजारी, आप दोनों को साइड पे करके ज़रा उनकी थॉट्स पूछें तो वो हो सकता है वो अव्वल तो हो सकता है कि 80% ये चांसेस है कि वो एक दूसरे को कहे कि दुनिया का सबसे जो बुरा इंसान है वो मेरा हस्बैंड है. 80% जो है ना लोगों में ऐसा बनेगा आपको. आजकल की बात कर रहा हूँ, पहले बड़े अच्छे रिलेशन होते थे, जब से सोशल मीडिया आया इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया. तो उसकी वजह से 80% ये ऐसे ही है, 80% ऐसे ही है. मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, आपको आप अगर देखें तो आजकल के, या आप माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा होगा तो, लेकिन अगर ओवरऑल जब जैसे हम देखते रहते हैं, मेरे पास लोग आते रहते हैं, मुझे वो डिस्कस करते हैं अपना. मेरे पास बहुत सारी फीमेल जैसे आई हैं, तो वो मुझे जब बताती हैं अपने घर के हालात, तो वो मुझे बताती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो बताती है सर सारा दिन बर्तन ही साफ़ करती रहती हूँ मैं, तो कैसे मैं टेस्ट दूँ. अब बहुत सारी फीमेल है, उनका ये इशू आता है, सर मैं क्या करूं, घर वालों को जस्ट काम चाहिए, वो कहते हैं जी बर्तन ही साफ करते रहे. तो मेरा हस्बैंड भी जो, अब ये बहुत बड़ा, ये उनके लिए बहुत
वो उनको ड्यूटी नहीं मानती ना बहुत सारी। अब वो इस चीज़ से, यही तो आजकल प्रॉब्लम चल रहे हैं फीमेल के। वो कहती हैं कि हमें, फीमेल कहते हैं कि हमें इक्वल राइट दिए जाएं। इक्वल राइट अगर दें तो फिर इसका मतलब है कि दोनों बाहर काम करने चले जाओ तो बच्चों को कहाँ छोड़ें। ये मैं बात बता रहा हूँ। ऊपर से सोशल मीडिया भी आ गया है, बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रही हैं। अगर आप रेशो चेक करें पाकिस्तान में तो चलो फिर भी कम है, ज़रा आप बाहर देखें। मैं बाहर जितने भी आम पढ़ता हूँ आर्टिकल, तो उसमें मैं अक्सर फीमेल को देखता हूँ कि उनके बच्चे जो हैं वो बेचारे कभी कहाँ फिर रहे होते हैं, कभी कहाँ फिर रहे होते हैं। डिवोर्स फीमेल ज़्यादा हैं। अमेरिका में चेक कर लें, नेट पे चेक कर लें रेशो। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना डिस्टर्ब हैं, मीडिया ने और उनको कर दिया है डिस्टर्बेंस की तरफ। तो यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ आपको बताएगी कि मिस्टर रिम्से और मिसेस रिम्से देखें, उनके रिलेशन के अंदर भी प्रॉब्लम है। वो उससे चाहती है कि कोई उसको एडमायर करे, बट ही इज़ नॉट हैविंग टाइम। दिल से प्यार करता है लेकिन टाइम नहीं है। तो ये मसाइल जो हैं, हर रिलेशन चाहे वो जितना भी अच्छा हो उसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ रह जाता है। परफेक्ट लाइफ, मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाई थी, शायद आपने सुनी हो मेरी वीडियो। मैं असल में ना चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैंने कहा था कि ज़िंदगी में दो तरह की आप लाइफ गुजारें। एक तो आप परफेक्ट बन जाएं और लोग आपको एडमायर करें, ठीक है। आप ऐसी लाइफ तलाश करें, उसके लिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आप ज़िंदगी में ये कोशिश करें कि भाई मैं परफेक्ट रहना चाहता हूँ, सारी दुनिया मुझे एडमायर करे। बिलीव मी, आपको इतनी टेंस लाइफ गुजारनी पड़ेगी कि आप परेशान होगे। दूसरा ये है कि एक्सेप्ट कर लो भाई इंसान है, ह्यूमन बीइंग, उससे गलतियाँ भी होती हैं, उसके अंदर ड्रॉबैक भी हैं। हमने मिल के चलना है, लाइफ को गुजारना है। वो होता है कि इम्परफेक्ट समझ लो अपने आप को। हम इम्परफेक्ट ब्यूटीफुल हैं। हम ये समझें कि वी आर इम्परफेक्ट एंड बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग वी आर विद द फ्लॉ एंड वी एक्सेप्ट इंडोर्स दिस एंड देन वी स्टार्ट लिविंग लाइफ। तो फिर हमें हर बंदा जो है उसमें जब भी कोई फ्लॉ देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये मेरे अंदर भी है। वी आर इम्परफेक्ट एंड बी एडमायर्ड। और इम्परफेक्ट भी समझो और अपने आप को एडमायर्ड भी करोगे, भाई हम इम्परफेक्ट के साथ ही खूबसूरत हैं। तो अब यहाँ पे भी उसने साइकोलॉजी को चूंकि डिस्कस किया। साइकोलॉजी से रिलेटेड मसाइल जो होते हैं ना वो थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए फौजिया आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। वर्जीनिया वुल्फ वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ द ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन बीइंग्स सीम टू हर आइसोलेटेड बिटवीन दैम। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज ऑफन अनसेटिस्फैक्ट्री एंड समटाइम क्वाइट मिस्टेकन। ह्यूमन साइकोलॉजी भी बड़ी डिफरेंट है और उसकी सेटिस्फैक्शन भी। बाज़ औक़ात हम लोगों को ये समझ रहे हैं कि ये बड़े सेटिस्फाइड है मुझसे, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि इंसान है। इंसान के कहते हैं कि बिलियन सेल हैं उसके माइंड में। आपने तो उसको स्टडी नहीं किया। ह्यूमन माइंड की जो स्टडी है वो बड़ी डिफिकल्ट है। Therefore, to the lighthouse shows various fictional character trying to the establish relationship with the people around them. इंसान जो है वो क्या करता है कि टू द लाइट हाउस ऐसा है कि जो एक फिक्शनल करैक्टर है खुद, और वो क्या करता है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है विद द पीपल, जो उसके लोग इर्द गिर्द, यानी एक फिक्शनल करैक्टर बनाया उसने। The main reasons for the failure to establish a satisfactory human relation is that the words are the main source of communication between people, but words are often inadequate for the purpose. Sometimes words fail to express the full complexity of the character thoughts, and at the other times the word express only a fractions of what a character feels and thinks, and they actually mislead. वर्जीनिया वुल्फ वॉज कॉन्शियस ऑफ दीज वर्बल इनएडिक्वेसी। अब देखें जी, ये मेरे साथ भी मामलात हुए हैं कि मैं किसी को कुछ कहना चाहता हूँ, अगला कुछ और समझ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी को ये कहूँ, किसी के लिए उसकी पॉजिटिव बात कर दूँ, वो उसको नेगेटिव ले ले। ये अक्सर हमारे साथ मामला होता है कि हम किसी को कुछ और कहते हैं, वो कुछ और। ये कॉम्प्लेक्सिटी है साइकोलॉजी की, कि हमने क्या कितने फोर्स के साथ वो वर्ड बोलना था, कितनी उसके ऊपर एम्फेसिस देना था, हमने उस लेवल पे नहीं दिया, तो वो उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गया। यानी वो असल में जो हम बोल रहे होते हैं वो अगले के माइंड में पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन बना रहे होते हैं। वर्ड्स आर इमेजेस, दे क्रिएट इमेजेस, एंड सम टाइम वो वर्ड्स जो है वो वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि वर्बल जो इनएडिक्वेसी है ये हमेशा रहती है। हम 100% मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, और वो इससे अच्छी खासी वाकफ है और इसको वो इसके अंदर दिखाती है। Whereas sometimes silence is more expressive than the word. कभी whereas जबकि sometimes silence is more expressive than the word.
कभी कभार जो होता है ना, ये खामोशी जो है वो बहुत सारे मानी दे देती है। मिसाल के तौर पर आप किसी से नाराज़ हैं, आपने उसको कुछ कहना भी नहीं है, आप खामोश हो जाएं, अब उससे बोले ना 2 दिन 4-5 दिन ना बोलें, बिलीव मी वो परेशान हो जाएगा। वो आपसे कहेगा कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। यानी वो जो आपका साइलेंस है वो ज़्यादा उसके ऊपर असर करेगा, ना कि आप ह्यू एंड क्राई क्रिएट करें, उसे गालियाँ दें, उसे बुरा भला कहें, उससे आपकी साइलेंस जो है वो उसके लिए ज़्यादा मानी दे रही होगी उसे। तो इट इज साइलेंस इज आल्सो अ लैंग्वेज, एज रूमी सेंट, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। साइलेंस जो है वो तो गॉड की लैंग्वेज है। आगे, द मेन रीजन फॉर द फेलियर टू एस्टैब्लिश सेटिस्फैक्टरी ह्यूमन रिलेशन इज ये हो गया। वेयर एज समटाइम्स साइलेंस इज मोर एक्सप्रेसिव देन द वर्ड। लिली रियलाइजेज इट फुल्ली and she feels communication with the Carmichaels without uttering words. They sit in the lawns perfectly silent, but still they seem to understand each other and perfect sympathy with each other without exchanging even the single word. हमने देखा कि लास्ट वो उसे कुछ सिंपैथी चाह रहा होता है, लास्ट में हमने देखा जो लास्ट पार्ट है टू द लाइट हाउस में, लेकिन वो उसे अपनी थॉट के अंदर ही, साइलेंस के अंदर ही फील करती है कि वाकई तनहा है, ही नीड्स टू बी गिवन कंपनी। एंड जब वो उसे कंप्लीट करती है तो वो उसे रियलाइज़ होता है कि कोई भी काम जो है वो डेडिकेशन के बगैर नहीं होता। हर इंसान अपनी डोमेन के अंदर अच्छा है। हम अगर देखें, मैं बीइंग अ टीचर बहुत अच्छा हूँ, मैं बीइंग किसी मुझे कोई और यूज़ करूँ, जैसे एक फ़िश है तो उसे आप अगर ये कहें कि वो दरख्त पे चढ़ जाए, वो नहीं चढ़ सकती, उसका काम है सिर्फ पानी में रहना। हमारे लोग जैसे कहते हैं कि फ़िश ना सिर्फ वो ऊपर चढ़ जाए, दरख्त पे चढ़ जाए, और बल्कि वो फ़िश नीचे भी आए उतर के। आप ऊपर भी चढ़ाना चाहते हैं फ़िश को दरख्त के ऊपर, फिर ऊपर से कहते हैं वो चल के नीचे भी आ जाए दरख्त से, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। एवरीबॉडी इज़ मास्टर इन हिज हर फील्ड। वो अपनी अपनी फील्ड का मास्टर है, अपनी डोमेन का मास्टर है, अपने एरिया का मास्टर है, अपने सब्जेक्ट का मास्टर है। आप उससे कोई और काम नहीं ले सकते। आगे जी, द साइलेंस ऑफन लीड्स टू द अनसेटिस्फैक्टरी ह्यूमन रिलेशन। इवन थिंग्स अपरेंटली ट्रिवियल होता है छोटी, आर हेल्पफुल इन दिस रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रमसे कम्स टू लिली टू seek sympathy, but Lily is unable to say a single word. Then suddenly she praises his boot. He is pleased at once. Thought the praise of the boot is sometimes something trivial, even comic, yet it helps to establish sympathy and understanding between Lily and Ramsay, and it brings them closer to each other. अब देखें, वो उससे सिंपैथी चाहता है, उसके पास आता है, वाइफ की डेथ हो चुकी है, अकेला है, अलोन है, वांट टू टॉक, वांट टू हैव सम अम्यूजमेंट, बट शी इज नॉट गिविंग एट ऑल। व्हाट हैपन्स, जैसे ही उसने सॉक्स उतारी, वो थोड़ा सा उसके बूट की तारीफ करती है, तो साथ ये कॉमिक सी बात है, उससे उनके दरमियान एक लिंक जो है एक दूसरे के लिए सिंपैथी पैदा हो जाती है। तो इट मीन कि लिटिल जो चीज़ें हैं, ट्रिवियल चीज़ें भी बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा रिलेशन बना देती हैं अगर बनना हो तो। Virginia believes that satisfactory human relation is necessary for the real happiness in life. Such a relationship can be established not through the logic, reason, intellect, but through the emotion. Therefore, union of heart, emotion, understanding, and sympathy are needed for satisfactory relationship between the member of family. Thus, Mrs. Ramsay understands psychological need. Therefore, Mrs. Ramsay क्या करती है? Understands psychological need. Therefore, she is loved and respected by them, while at the same time they hate their father, who fails to understand their need because of his cold intellectual approach. He curtly होता openly, यानी आप बड़ा एक्सप्लिसिटली किसी को जवाब दे दें, भाई आप जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे आगे से बोल्डली और एक्सप्लिसिटली कह दें भाई हम नहीं कर सकते हेल्प। एक तो है कि तरीके से कहते यार अभी मैं नहीं कर सकता, कल परसों या महीने के बाद आपको उसकी हेल्प कर सकता हूँ। एक तो जवाब होता है बड़ा राउंड अबाउट सा, तो वो बड़ा कर्टली उसे ओपनली कह देता भाई हम नहीं जा, कल भी नहीं जा सकेंगे। ही कर्टली टेल जेम्स दैट इट वोंट बी फाइन टुमारो एंड ही वोंट बी एबल टू विजिट टू द लाइट हाउस। द होप ऑफ द पुअर बॉयज आर thus shattered and feels like the stabbing his father। तो वो उसे कैसे फील करता है कि उसे स्टैब कर दे, स्टैब होता है छुरा घोंपना किसी को, इस तरह की फीलिंग आती है। बट मिसेस रेमसे एट वंस अश्योर्स हिम दैट द विंड माइट चेंज एंड द
दे माइट स्टिल बी एबल टू गो ऑन द एक्सपीडिशंस, शायद मौसम ठीक हो जाए तो वो चले जाएंगे, होता है राउंड अबाउट सा जवाब। आगे दो इट इज एन allusions yet allusions are essentials for the human happiness. Mrs. Ramsay always tried to establish communication between peoples. For example, Mrs. Ramsay attempt to the Pauls and Minta and Lily Banks married. अब पाल मिंटा को भी मैरी करवाना चाहती है और उसके बाद मिस्टर बैंक और लिली का भी पेयर बना के बैठी हुई है। तो इस तरह की जो घरेलू औरतें होती हैं वो कहती है फलाने की शादी फलां के साथ हो जानी चाहिए, फलाने की, ये दोनों जो है पेयर बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो इस तरह सोचती रहती हैं। आगे देखिएगा।